आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 1971 का युद्ध चल रहा है और अब आपसे इस तकनीकी सत्र में मैं जो राजनीतिक और सैनिक शिक्षाएँ मिली, उनकी बात करूँगा। देखिए, वैसे तो जो बैकग्राउंड था, वही इसका राजनीतिक शिक्षा था। सब कुछ बता दिया गया, लेकिन क्योंकि समराइज़ करना है इस पूरे चैप्टर को, आपको एक क्लियर कट पॉइंट बताना है, इसलिए ज़रूरी है बताना। देखिए, सबसे बड़ी राजनीतिक शिक्षा तो ये मिली कि अपने देश के द्वारा पहली बार विश्व इतिहास में एक नया इतिहास लिखा गया, एक नए देश का निर्माण किया गया, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया गया। कहीं भी अब तक इतने बड़े सरेंडर का आप नहीं सुनेंगे कि वो हुआ। नए देश का निर्माण किया गया। एक और थ्योरी यहाँ पर भारत सरकार ने या अ, भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने थ्योरी बदल के रख दी। क्या थ्योरी थी वो भी समझ लीजिए। हमारे साथ क्या है मेंटेलिटी, जो हम भारतीय हैं, ये जो उपमहाद्वीप के लोग हैं, जो गुलाम बने थे अंग्रेजों के, वो अभी भी अपनी गुलामी की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए। जो पश्चिम की थ्योरी होती है, हमको लगता है कि बहुत अच्छी है। आप देखिए, 1947 से ये क्रम चला आ रहा है कि जब कुछ विवाद होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिकी और इंग्लैंड वाले क्या कहते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड वाले, भाई आप दो पड़ोसी हैं, इस मामले को सलटा लीजिए। हम क्या कहते हैं, भाई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। मैं भी अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। वो क्या कहते हैं, भाई आप दोनों अपने मामलों को सलटा लो, हम बीच में हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हम क्या कहते हैं, मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। एक ये लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। 47 में भी हम अपनी एलओसी नहीं चेंज कर पाए, कश्मीर नहीं पूरा कब्जा है। 62 में हम हारे, 65 में जीत करके भी जमीन वापस कर दिए, 71 में क्या। तो चलिए 71 में हमने पूरा एक तरीके से नया देश बना दिया। नए देश बनाने के साथ ही अब मैंने बताया ना, क्या कहते थे पहले, मतलब अभी भी कहते हैं अमेरिका और इंग्लैंड वाले और यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे देश, कि आप दो पड़ोसी हैं, कहीं का भी मामला हो अपना सुलझाओ, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हम क्या कहते, नहीं साहब, हम आपकी मध्यस्थता नहीं लेंगे। फिर एक नाम नहीं लूंगा, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया भारत में कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ऐसा नहीं है, हमने अपना पड़ोसी बदला है। क्यों? अखंड भारत का अगर आप भारत का नक्शा उठाएंगे, अखंड भारत का, तो म्यांमार के आगे से लेकर जावा, सुमात्रा से लेकर के अफगानिस्तान और ईरान तक आपके भाग थे। पिछले 250-300 साल में ईरान टूटा, अफगानिस्तान टूटा, 47 में आपसे पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। आपके ही हिस्से को अलग किया नेपाल, भूटान, तिब्बत को अंग्रेजों और चीनियों ने। श्रीलंका भी आपसे अलग किया गया, म्यांमार भी आपसे अलग किया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते? आपके ही हिस्से को अलग करके आपका एक नया पड़ोसी दे दिया जाता है। अब आपका पड़ोसी कोई पहले कोई और था, अब आपके सामने एक नया पड़ोसी आ गया, आपका अपना भाई आपके सामने पड़ोसी बना दिया गया, और आप कहते हैं पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, वो ध्यान दें, अपना दिमाग साफ कर ले। 71 में भारत ने अपना पड़ोसी बदला। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को बदल करके बांग्लादेश कर दिया, खत्म कहानी, है ना। अब आप कहेंगे साहब वो वहां पे नाम बदला, लोग तो वही हैं, बदला तो सत्ता बदली ना, नया आदमी आया ना। प्रयास करिए, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई।
अच्छा, मजे की बात क्या है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये थ्योरी इस युद्ध के लगभग 28 साल बाद आई, 28-30 साल बाद आई कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। अरे भैया, 71 ने बदल दिया, पड़ोसी बदल दिया। कब तक आप इस थ्योरी को लेकर के सोचेंगे? अभी भी आप कहते हैं, लेकिन बदला। अफगानिस्तान पहले आपका भाग था, आपके पास नहीं है। ईरान आपका भाग था, आपके पास नहीं है। पाकिस्तान आपका भाग था, आपके पास नहीं है। बांग्लादेश आपका ही भाग था, आपके पास नहीं है। लंका आपका भाग था, आपके पास नहीं है। म्यांमार आपका भाग था, नेपाल आपका भाग था, तिब्बत आपका भाग था। किसने छोड़ा? तो ये पड़ोसी वाली जो एक जो थ्योरी थी, जो इस युद्ध के बाद भी आई 28-30 साल के बाद, तो वो बिल्कुल बकवास थी। पड़ोसी हमने बदला है, इस चीज को समझ लीजिए। और आगे जब कहीं वक्त आएगा, और मेरी कामना है ऐसा ऐसा वक्त आए और भारत अपनी सीमा का विस्तार करे, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। क्या सिर्फ हम ही खोने के लिए हैं? हमारे पास क्या पाने के लिए कुछ नहीं है? कब तक आखिर हम अपनी सीमाओं के साथ समझौता करते रहेंगे? इस थ्योरी के बाद कि अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, फिर तो आप कल को मान लेंगे कि जो एलओसी के पार का जो एरिया वो हमारा नहीं है। तो ये सब गलत धारणाएं हैं। अपना बिल्कुल दिमाग साफ करके रखिए। बिल्कुल पड़ोसी बदले जा सकते हैं। देश के लिए हम दोस्त भी बदल सकते हैं, पड़ोसी भी बदल सकते हैं। देश सबसे पहले आता है, नेशन फर्स्ट। ये हमारी थ्योरी होनी चाहिए। कुछ भी होगा देखा जाएगा, देश से बढ़ के कुछ नहीं। दूसरी एक थ्योरी क्या थी कि हमने एक इसमें काम और किया था, विदेशी शक्तियों को घुटने पे ले आए, उनको टैकल किया, उनसे दूर नहीं भागे। हम पहले दब जाते थे, दबे नहीं, अच्छी पॉलिसी अपनाए। वरना क्या होता हम बता रहे हैं, अगर आप इसी थ्योरी को अपनाएंगे कि पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, तो आपके हाथ से ईस्ट पाकिस्तान और चाइना मिलकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट छीन रहे थे। अच्छा, एक चीज और समझिए, इसी युद्ध के बाद देखिए, इसी युद्ध के बाद देखिए, चीन तो हालात को ऐसे ही रखा था। सिक्किम के बाद, इस युद्ध के बाद सिक्किम आया। सिक्किम में भी हमने चोग्याल की सरकार को गिराया, वहां पर कब्जा किया और सिक्किम को अपने में मिलाया, और ये कह दिया कि भूटान जैसा तुम्हारा अस्तित्व नहीं होगा। चीन को ये बात बहुत अखरी, चीन को ये बात बहुत अखरी। चीन ने कुछ कहने का प्रयास किया तो कहा, भाई तुम तिब्बत को जब कब्जा कर बैठे हो तो हमको कैसे कर सकते हो? वरना चीन की नजर सिक्किम पर थी। तो ये सब कुछ चीजें हैं, पड़ोसी बदलने पड़ते हैं। नहीं बदलेंगे तो कैसे करेंगे आप? मजबूर मत बनिए, मजबूत बनने का वक्त है। मजबूर और मजबूत में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, लेकिन पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसके साथ हमने जो सैनिक तैयारियां थी, अपने उन सैनिक तैयारियों को परखा। कहा जाता है कि शायद उस समय तीनों सेनाओं के चीफ में कुछ आपस में विवाद थे, कहते हैं ऐसा, पर्सनली होता है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बंद कमरे में कहा जाता है कि उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ से कहा कि आप ही इस युद्ध में नेतृत्व करेंगे। तो जनरल सैम मानेकशॉ को जितना भी सपोर्ट चाहिए था वो सब मिलता रहा दोनों सेनाओं से, और बिल्कुल उन्होंने अपनी तैयारी के हिसाब से काम किया और लड़े और जीते। इतनी बड़ी विजय कहीं नहीं मिलेगी। इसके साथ जहाँ तक राजनीतिक संबंधों की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है, बहुत बढ़िया था। इस युद्ध के पहले ही हमने सारी ट्रीटी कर ली थी सोवियत संघ के साथ। भारत सरकार की जो उसमें पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उसका विरोध देखिए, फिर करने वाला जल्दी कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिद्ध कर दी थी। तो राजनीतिक रूप से जो चल रहा था खेल, उसको भी जवाब यहाँ पर मिल गया। कूटनीतिक आप मामले देखेंगे तो कूटनीतिक में ये हुआ कि भारत के फेवर में स्थितियाँ सारी आ गई, लोगों को भारत की शक्ति का एहसास हुआ, लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो साउथ एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप चल रहा था, इस पे पूरी स्थिति बदल गई। समझ में आने लगा कि कहीं भी कुछ भी भारत कर सकता है। बाद में तो भुट्टो ने यहां तक कहा
और याह्या खान वगैरह ने कि अगर हमें डर है कि आप कभी इस पश्चिमी पाकिस्तान मतलब आज के पाकिस्तान को भी अपना हड़प लें, लेकिन हम आपके गले में टंगे रहेंगे और क्या-क्या वो बकवास जो करते हैं पाकिस्तानी वो करते रहे। लेकिन डर बैठा दिया, डर। अभी भी आप देखिए हाफ़िज़ सईद जैसे जो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी हैं, है ना? जो स्वर्ग की, जन्नत की जो परिभाषाएँ लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं घूम-घूम के दुनिया को, खुद कभी जन्नत तो गए नहीं और जन्नत क्या होता बताते हैं। तो वो कहता है हाफ़िज़ सईद कि 71 में तुमने बांग्लादेश लिया था, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसकी जो कहते हैं ना, जो उसकी जो कोड़ है, खाज है, जो कुछ भी है, खुजली बांग्लादेश की, वो अभी भी पाकिस्तानियों के और उनके आतंकवादियों के पाले हुए टट्टुओं के मन में बैठी हुई है। उनको लगता है कि हम फिर से कहीं से हम इसका बदला कश्मीर से ले लें। तो पाकिस्तान ने बाद में इसके खिलाफ जो नीति अपनाई वो केटू थी, खालिस्तान और कश्मीर। एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि इसके बाद जो राजनीतिक और सैनिक समीकरण थे वो बदल गए। भारत को एक टेस्ट करना था, अपनी ताकत को टेस्ट किया, चीन को दिखा दिया कि तुम ही यहाँ पर एक जो सोच के बैठे थे 62 में कि हम जीत गए हैं, 9 साल के बाद तुम्हारे ही दोस्त को तोड़ दिया। तो एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छी गहरी अच्छी लंबी एक जो भारतीय सेना को जो करने को बहुत सालों से नहीं मिला था वो मिल गया। करारा जवाब था अमेरिका को भी, चाइना को भी, कि हम कर सकते हैं, और किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो मजबूत पीछे तो भारतीय सेना सब कुछ कर सकती है। तो हमने एक तरीके से वो सब करके दिखाया। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो थ्योरी थी अभी जो नई आई है कुछ सालों में, पड़ोसी नहीं बदल सकते, बदला है। हम आंख नहीं बंद कर सकते, आंख बंद कर लेंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर एक कोई संकट खड़ा हो जाएगा। संकट पहले भी आया था ऐसी, आप देखिए इसके बाद संकट आएगा। खालिस्तान आया, कश्मीर आया। अगर इसी थ्योरी को हम अपनाए रहेंगे तो फिर तो संकट रोज खड़ा होता रहेगा। जब तक हम एक बार नहीं दिखाएंगे अपने दोनों पड़ोसियों को, चीन, देखिए तिब्बत हमारा पड़ोसी था, अब चीन कैसे हो गया? क्योंकि हमारा जो सोचना है ना, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये आपका सोचना है, दुश्मन का नहीं। उसने तिब्बत से अब चीन हो गया, तो इस मानसिकता को बिल्कुल बदल दीजिए। देखिए ऊपर बैठे हो सकता है कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां हो, कूटनीतिक मजबूरियां हो, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हो, वो नहीं कर सकते, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमने बदला है, हम बदल सकते हैं। ताकत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए, वक्त आएगा तो सारा खेल होगा। तो ये एक चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए, क्योंकि उसके बाद होते गए, उसके बाद जाकर के थोड़ा सा भारत के ऊपर से प्रेशर हटा 71 के युद्ध के बाद, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं हटेगा। अब खालिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान अब इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू करेगा। पाकिस्तान ये सोचेगा कि अब किस तरीके से खालिस्तान इनसे अलग कर लें, कश्मीर इनसे अलग कर लें, अब वो उस पॉलिसी पर शुरू हो जाएगा। यहीं से भुट्टो का भी एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो पराभव शुरू हो जाएगा। बाद में हालांकि वो आएंगे, जो कुछ होना है होता है भाई, वो शिमला समझौता करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। हाँ, अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर उठता है कि क्योंकि यहीं डिस्कस कर लें, इस 71 के युद्ध की लास्ट क्लास है, कि 93,000 सैनिक दिया तो हमने कश्मीर क्यों नहीं लिया? जो एलओसी था, एलओसी का पार का एरिया पीओके, वो क्यों नहीं लिया? हाँ बात सही है, अगर हम 93,000 सैनिक दे रहे थे तो हमको उनसे पीओके ले लेना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि सौदेबाजी हो जाती, दूसरा हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता, तीसरा ये कहा जाता है कि किसी को भेजा गया था पाकिस्तान में ट्रैक 2 के अंतर्गत पूछने, देख समझने के लिए। फिर पूछा किसी से इंदिरा गांधी ने कि भाई पहले आदमी छोड़ें इनके या इनके जीते हुए सैनिक छोड़ें।
सॉरी, पहले इनके जो आत्मसमर्पण किए हुए सैनिक हैं वो छोड़ दें, या जो इनकी जीती हुई जमीन है वो छोड़ दें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप दोनों छोड़ दीजिए। उसके पीछे उस व्यक्ति का तर्क ये था कि जो आदमी यहाँ से जाएगा वो वहां पे जाकर के खुद पाकिस्तान में बड़ी बेइज्जती पाएगा, उसको लोग ताना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दुनिया भर की बातें कहेंगे, तो हमारा काम होगा। दूसरा काम ये था कि जो मेरा मानना है कि ये सब करना, देखिए कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, कब वो उसको बेइज्जती फील होगी, क्या होगा, वो तो एक अलग मुद्दा है। भुट्टो साहब ने कहा था आप इनको छोड़ दीजिए, हम इनको सेना में नहीं रखेंगे, सेना से निकाल देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। 93, क्योंकि जब ये आए थे यहाँ पे तो शिमला घोषणा पत्र में जो साइन हुई है, वो साइन है, उसमें नीचे मुहर नहीं लगी, क्योंकि ये रात में हुआ समझौता था 12:30 बजे के आसपास का, क्योंकि भुट्टो साहब को लग रहा था कि डील नहीं हो पाएगी, और वो वहाँ से जाने के लिए अपना सामान सब पैक कर दिए थे, और सब सामान शिमला से चंडीगढ़ चला गया था, उसमें ही मुहर रखी थी कहा जाता है। तो शिमला घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों की मुहर नहीं लगी है। लेकिन चलिए, वो कोई मुद्दा कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपने 93,000 सैनिक रखे थे तो एक बार और हल्का सा प्रेशर बनाते, एलओसी ले लेते, एलओसी क्रॉस करके पीओके भी मांग लेते। लेकिन फिर वही है, ह्यूमन राइट्स वाले, मानवतावादी गुट वाले और अंतर्राष्ट्रीय वाले खड़े हो जाते कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बेशरम भी था, आज भी बेशरम है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने बेशर्मी से बात कही कि ये सैनिक वैसे भी कौन सा अपने घर जाते थे, ये तो साल में एक बार अपने घर जाते थे, तो यहीं बैठे हैं तो क्या दिक्कत है। मतलब वो जो बेशर्मी वाली बात है वो पाकिस्तान की शुरू से चल रही थी। फिर कह दिया कि कौन सा घर जाते थे, तो फिर फील हुआ भाई गलत शायद कर दी, फिर तो गोली मार देते, कभी ना घर जाते। तो ये सब तथ्य थे, इसका मुझे लगा आपसे एक बार बता दिया जाए। लेकिन हालात वही हैं कि किसी भी तरीके से अगर संभव होता तो 93,000 के बदले में पीओके ले लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को दबाने का बहुत अच्छा मौका था। क्योंकि फिर कहा गया था कि अगर ये डील नहीं हो पाएगी तो भुट्टो साहब का सब कुछ दांव पर लगा है, और लगा था। वो वहाँ से गए, 93,000 सैनिक लाए, उनको तो सब कुछ मिल गया, हमको तो बांग्लादेश मिला। बाद में बांग्लादेश के भी शेख मुजीबुर रहमान की, जियाउर रहमान ने हत्या करवा दी, जो उनके सेना में ही थे। बाद में उस जियाउर रहमान की भी हत्या एक उनके मेजर जनरल साहब ने कर दी। तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर फिर से बांग्लादेश में शुरू हो गया, और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या उसी टैंक से की गई थी, जो टैंक, जो 5-6 टैंक थे जिसको मिस्र ने उनको गिफ्ट दिया था। और सबसे दुखद बात, 15 अगस्त 75 को किया गया, भारत को दिखाने के लिए। क्योंकि जियाउर रहमान जिसने हत्या की थी उस पर पाकिस्तान का हाथ था, ये कहा जाता है। आज आप भी देखिए तो वहाँ पे 2 महिलाओं की सत्ता चलती है, खालिदा जिया और बेगम शेख हसीना। तो एक पाकिस्तान के धड़े की हैं, एक भारत की धड़े की हैं। ये हुआ बांग्लादेश का। लेकिन मेरा यही मानना है कि एलओसी क्रॉस करके पीओके कब्जा करने का 2 बार मौका आया था। एक तो ये 1971 में, और दूसरा 1999 में। तो उसकी चर्चा फिर कभी करी जाएगी, आज इसकी ही बात कर ली गई। आपने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्र पहले है, कोई पार्टी, कोई सरकार उससे ऊपर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आज ये है कल वो हो जाएगी, देश हमेशा रहेगा, संविधान हमेशा रहेगा। तो देश सबसे पहले है,
और संविधान से ही देश चलता है। देश पहले है। सरकारों को भी संविधान ही मानना पड़ता है। बिना संविधान के कोई सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि जब आप पद पे बैठते हैं, जब आप शपथ लेते हैं, कोई भी सरकार हो, तो उसी संविधान की शपथ लेती है। कुछ इसमें वाक्य ऐसे आए होंगे जो शायद आपके राजनीतिक किसी भी व्यक्ति, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, शायद उसके राजनीतिक विचारों से मेल ना खाएं, तो ये मेरे अपने विचार हैं। किसी भी व्यक्ति को जो भी चीज़ें सोचना है, अपना पहले दिमाग खाली करिए, पहले किसी बात से, फिर समझिए। और किसी भी तरह के आरोप लगाने वालों से मैं बता दूं कि मैं शायद आपसे ज़्यादा बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, और मुझे अपने राजभक्ति की परीक्षा किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है इस विषय में जो नीतिगत गलतियां हुई हैं, जो नीतिगत मामले हैं, उनका विश्लेषण करना, ताकि भविष्य के प्रति आपको सचेत किया जा सके और सही निर्णय लिए जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।